हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर की जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर 6 है आज का, जिसमें हम पिछले लेक्चर में वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका देख रहे थे। तो हमने बेसिकली क्या था कि एक वेक्टर था, जैसे इस प्रकार का वेक्टर था, उसको हम लोग उसको दो कंपोनेंट्स में इसी प्लेन में रिजॉल्व कर रहे थे, क्योंकि इसका z कंपोनेंट 0 था। लेकिन सोचिए क्या होगा कि अगर ये वेक्टर थोड़ा हवा में ऐसे आ जाए, अगर कुछ ऐसे होगा, मतलब इस प्लेन में नहीं होगा, बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा, थोड़ा हवा में होगा, तो उसका इस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार का वेक्टर होगा तो उसको मैं कहता हूँ 3 डायमेंशनल वेक्टर। उसका रेजोल्यूशन कैसे होता है वो आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसके पास तीनों कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह का वेक्टर पहले हम ये जानना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ये वेक्टर कैसा दिखेगा। तो हमने एक्स वाई जेड एक्सेस यहाँ बना ली और हम ओरिजिन से चल रहे हैं। आई कैप के साथ लिखा है 2, तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हम जाएंगे 2 यूनिट्स, यहाँ पे पहुँचे। जे कैप के साथ लिखा है 3, तो वाई एक्सेस के पैरेलल जाएंगे 3 यूनिट्स। और के कैप के साथ लिखा है 4, अब यहाँ पहुँचे। जेड एक्सेस ये है, इधर जा रही है, यहाँ पहुँचे। तो अब जेड एक्सेस के पैरेलल चलेंगे 4, तो हम यहाँ पहुँचे। टोटल कितना चले, 2 + 3 + 4, 5 + 4, 9 चले, 9 यूनिट्स चले। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे, तो डिस्प्लेसमेंट ये है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है हवा में, बोर्ड के प्लेन में तो है नहीं, ये हवा में है। दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये इसकी फिजिकल फील है। तो मैंने अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, क्यूब बनाया हुआ है, और ये वेक्टर ए है, मतलब ये बॉडी डायगोनल के थ्रू जा रहा है, मतलब जो क्यूब का क्यूबॉइड बनाया है। इनफैक्ट ये क्यूबॉइड मतलब जो माचिस का डिब्बा होता है वो बनाया हुआ है। तो ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए जो है ये बॉडी डायगोनल के थ्रू जा रहा है। बॉडी डायगोनल मतलब इसका जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा। जैसे अगर इस फेस के ऊपर आप देखो, इस फेस पे एक डायगोनल ड्रॉ करो, तो ये इसकी साइज छोटी होगी, लेकिन ये जो बॉडी के अंदर से जा रहा है वो सबसे बड़ा डायगोनल होगा। यहाँ पे देखने में ये थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा डायगोनल है। मतलब विजुलाइज करिए, जैसे ये रूम है, तो रूम के इस नीचे वाले कोने से चलो और सीधे ऊपर वाले कोने तक पहुँच जाओ, रूम के अंदर से होते हुए, पेनिट्रेट करते हुए, तो ये सबसे बड़ा डायगोनल होगा। दिस इज द बॉडी डायगोनल, दिस इज पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द क्यूबॉइड। तो वो ये है। इसको हमने 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट है वो ये है ए एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये ए एक्स है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये ए वाई है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका जो कंपोनेंट है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये ए जेड है। अब अगर ये नीचे आप ये जो देख रहे हैं ये फिगर, तो बेसिकली ये एक स्क्वायर है। दिख नहीं रहा है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन ये एक्चुअली है, स्क्वायर है, और ये एंगल 90 डिग्री है। ये अगर ए जेड होगा लंबाई, तो इसके सामने ये लेंथ भी ए जेड होगी, और ये 90 डिग्री एंगल है। तो इस ट्राइंगल में हम, यहाँ ये ट्राइंगल कंसिडर करिए, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये ए वाई है, ये ए जेड है, तो ये लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट, सॉरी, ये ए एक्स है, ये ए एक्स है, ये ए जेड है, तो ये लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ये लेंथ आ गई। और ये हाइट ए वाई है। अब अगर आप इस ट्राइंगल में देखो,
तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। यहाँ से हमने सीधे उठा दिया, मतलब नीचे वाले फेस से ये उठा दिया, तो ये 90 डिग्री है। ये लंबाई मालूम है, ये लंबाई मालूम है, तो ये लंबाई पता चल जाएगी। ये लंबाई पाइथागोरस से आ जाएगी, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मतलब ए कितना आ गया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ये लंबाई आ गई। तो ये जो लंबाई है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 3 डायमेंशनल वेक्टर, इसके पास तीनों कंपोनेंट्स हैं, तो ये लंबाई ऐसे निकल आती है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया स्पेस में। अब आगे देखिए, आगे मैं इसका डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो वेक्टर तो ये है, देखिए ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, बॉडी के अंदर से जा रहा है, और हम ये एंगल जानना चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा क्या है। तो अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री वाला इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये एंगल अल्फा है। तो अल्फा के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड यहाँ मैंने पी लिख दिया, और ये वाली साइड बेस होगी, उसको मैंने बी लिख दिया। तो इस ट्रायंगल में देखिए, तो कॉज अल्फा कितना होगा, कॉज अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए एक्स अपॉन ए। ए तो अभी हमने देखा ए क्या है, ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ये कॉस अल्फा आ गया इस तरह। और यही वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा होगा बीटा, ये वाई एक्सिस है, और यही वेक्टर जो ए वेक्टर है हमारा वेक्टर, वो जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा होगा गामा। अल्फा तो आ गया, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो तो आ गया। सिमिलरली वाई एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है कॉज अल्फा, अल्फा वो यहाँ से मिल जाएगा ए एक्स अपॉन ए। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हो जाएगा ए वाई अपॉन ए, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है गामा वो हो जाएगा ए जेड अपॉन ए, ए जेड अपॉन ए। इसमें ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं वेक्टर हवा में डिफरेंट एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं और डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल है। अब इसी में अगर आप देखिए कि अगर मान लीजिए मैं इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, चलिए ऐड करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करिए, तो क्या आएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा। यहाँ लिखते हैं, ऐड करना है, कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा। अब राइट हैंड साइड ऐड करिए, ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अभी हम देख चुके हैं, थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि ये जो पूरा टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर अल्फा, ये रिलेशन आ रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको चाहें तो आप लोग याद कर लीजिए, मैंने तारा बना दिया, इसको चाहें तो याद कर लीजिए, और वैसे भी इतना कुछ टफ नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगा। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, वो बाद में देखेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर गामा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इनको तीनों को ऐड करिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस अब इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको तीनों टर्म्स को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इन तीनों को उधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। इसको उधर भेज दिया तो 3 माइनस 1 2 हो गया। एक रिलेशन ये भी आ गया। तो इस तरह से आप 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से डिफरेंट एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बना रहे हैं ये भी निकाल सकते हैं आप। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा वेक्टर है माइनस 3i वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप। अभी इनका रिजल्टेंट निकालना है। मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे, तो पहले ही से हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप ऐड करिए, इसको ऐड करिए, कितना आया? माइनस आई कैप। इसको ऐड करिए, कितना आया? 4j कैप। ये रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, उसको हम क्या लिखेंगे? सिंपली आर लिखेंगे। आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट, उसका फॉर्मूला उसे मैंने बताया था, यहाँ लिखा -1, -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 17
Now I also want to know what is this vector oriented in space. तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने x और y एक्सिस बनाई, जो रिजल्टेंट कैसा दिखेगा स्पेस में ये भी जानना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट का जो x i कैप के साथ लिखा है -1, -1 का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से ये +1 है, वो -1 है। -1 मतलब आप लेफ्ट को जा रहे हो ओरिजिन से, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ओरिजिन से यहाँ पे ऐसे उल्टा चलिए इस तरफ 1, ये दूरी है 1, और j कैप के साथ लिखा है 4, मतलब y एक्सिस के पैरेलल चलिए 4, +4 लिखा है ना, तो 4। तो आप यहाँ से चले, पहले ऐसे गए और वहाँ पहुँचे, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दिस इज द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, अगर वो निकालना है तो आप क्या करोगे, tan थीटा। tan थीटा कैसे निकलता है, j कैप के साथ क्या लिखा है 4, i कैप के साथ क्या लिखा है -1, तो tan थीटा कितना आ गया यहाँ से -4, तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स -4। और थीटा के बारे में मैंने आपको इंटरप्रिटेशन दिया था कि उस एंगल को आप कैसे देखोगे, तो आप पिछला लेक्चर याद करिए, रेफर करिए। एंगल को कैसे देखोगे, एक्स एक्सिस पे पेन रख दो और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमो, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, जैसे यहाँ पे पहुंचे रुक जाओ, तो ये एंगल थीटा होगा। थीटा कितना होगा, tan इनवर्स -4। तो इस प्रकार से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया, मतलब ये लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी √17, ये जो लंबाई होगी √17 होगी, ये मैग्नीट्यूड भी आ गया, मतलब √17 ये हाइट होगी, ये लंबाई होगी, ये भी आ गया, ये एंगल भी आ गया। तो मतलब आपको वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। आपको पता चल गया कि जो रिजल्टेंट है वो स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है। तो पिछली बार भी मैंने इस तरह का सवाल कराया था, आज मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा वेरिएशन किया है, जिसमें मैंने यहाँ पे माइनस लिया हुआ है। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करना चाह रहा हूँ, और मेरा लेक्चर आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। Thank you very much for this wonderful interaction. Have a nice day. Bye.